हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के द्वारा उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैंने प्रॉपरली आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोग चाहें तो उससे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से समझ लेते हैं। An adverb clause is a subordinate clause which does the work of adverb। कि adverb clause क्या होती है? ये एक subordinate clause होती है जो कि adverb की तरह काम करती है। और adverb का काम क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करना, मतलब उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देना। सो स्टूडेंट, जब मैंने आप लोग को सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें एडवर्ब भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को समझाई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि एडवर्ब का काम क्या होता है। तो एडवर्ब क्लॉज में बिल्कुल एडवर्ब की तरह ही काम करती है एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, मैनर, कंट्रास्ट, पर्पज एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। तो एडवर्ब क्लॉज क्या काम करती है? वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती है टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, कंडीशन के बारे में, या कोई रीज़न, मैनर, कंट्रास्ट, पर्पस और रिजल्ट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एन एक्शन, मतलब कि किसी एक्शन का टाइम क्या है, प्लेस क्या है, जो एक्शन हुआ है वो किस कंडीशन में हुआ है, उसका रीज़न क्या था, इन सब के बारे में वो हम लोगों को एडवर्ब क्लॉज बताती है। ठीक है, तो एक्शन यानी कि जो हमारी वर्ब है उसके बारे में बताती है या एडवर्ब क्लॉज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? एक कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसके बाद में होता है एक सब्जेक्ट और फिर होती है उसमें वर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज भी ऐसे ही होगी। एडवर्ब क्लॉज किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही होगी, फिर उसके बाद में उसमें सब्जेक्ट होगा और उसमें फिर वर्ब होगी, और वो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के एक्शन के बारे में कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रही होगी। सो आई होप स्टूडेंट आप लोग को एडवर्ब क्लॉज समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज होती क्या है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ ये देखिए, अनलेस जो है वो आपका क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको हमने लिखा है, और इसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। अब ये आपका एडवर्ब क्लॉज कैसे हुई, ये क्या काम कर रही है? देखिए, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो ये क्या बता रही है? कंडीशन बता रही है कि जब तक कि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, क्या नहीं होगा? उसे सफलता नहीं मिलेगी। ही कैन नॉट सक्सीड, और सक्सीड क्या है? ये वर्ब है। यानी कि जब तक कि वो कठिन परिश्रम, यानी कि यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करता है तो क्या होगा? उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो ये जो पूरी क्लॉज है ये इस वर्ब को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। अब वेयर एवर आपका क्या है? ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसके बाद में सब्जेक्ट है और आपकी वर्ब है। अब ये एडवर्ब क्लॉज का काम कैसे कर रही हैं? वेयर एवर ही वेंट, वो जहाँ कहीं भी गया, ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत हुआ। तो वो जहाँ कहीं भी गया तो क्या हुआ? उसका स्वागत हुआ। यानी वेलकम आपकी क्या है? ये आपकी वर्ब है, और ये वाली जो क्लॉज है इस वर्ब को, इस एक्शन को मॉडिफाई कर रही है। और ये क्या बता रहा है? वो जहाँ कहीं भी गया, तो ये प्लेस दिखा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब बिकॉज आपका क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद में ये जो आपकी क्लॉज लिखी है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज का काम कैसे कर रही है देख लेते हैं। क्योंकि वो बीमार था और इसकी वजह से क्या हुआ? कुड नॉट कम टू स्कूल,
यानी कि वो ये वाली जो क्लॉज है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम पीपल लिव सो दैट दे मे ईट। अब सो दैट आपका फिर वही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसके बाद में ये जो आपकी क्लॉज लिखी हुई है ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज का काम कैसे कर रही है देख लेते हैं। सो दैट दे मे ईट, ताकि वे खा सकें। तो ताकि वे खा सकें किस लिए, सम पीपल लिव, कुछ लोग जीते हैं ताकि वो खा सके, या कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो ये आपके सेंटेंस में क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है, ताकि वे खा सकें किस लिए, जीने के लिए। और लिव आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो ये जो पूरी क्लॉज है ये आपकी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो किस तरह से काम करती है। वो टाइम बता रही होगी, प्लेस बता रही होगी, कंडीशन बता रही होगी, रीज़न बता रही होगी, मैनर बता रही होगी, ये सब चीज़ें जो है एडवर्ब क्लॉज बताती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ एडवर्ब क्लॉज को बनाने वाले कंजंक्शंस हैं, जैसे कि टाइम को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं व्हेन, एज सून एज, नो सूनर, डॉट डॉट देन, आफ्टर, बिफोर, टिल। इसके बाद में प्लेस यानी स्थान को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं वेयर, वेयर एवर। रीज़न को दिखाने वाले हैं बिकॉज, सिंस, एज। कंडीशन यानी कि कोई शर्त को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं इफ़, अनलेस, इन केस। कंपैरिजन यानी तुलना को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं एज डॉट डॉट एज, देन, सो डॉट डॉट एज। कंट्रास्ट यानी विरोध को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं आपके दो या ऑल्दो। पर्पस यानी कि उद्देश्य को दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं सो दैट डॉट डॉट मे, माइट। रिजल्ट यानी कि परिणाम दिखाने वाले कंजंक्शंस हैं सो डॉट डॉट दैट। मैनर यानी कि ढंग या तरीका, इसको दिखाने वाले कंजंक्शन है एज इफ, एज दो। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ कंजंक्शंस हैं, इसके द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब अगर मान लीजिए सेंटेंस में किसी टाइम की बात हो रही हो तो इनमें से ये किसी कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। अगर प्लेस की बात हो रही है तो इनमें से किसी कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि सेंटेंस में हम लोग इन कंजंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इन कंजंक्शंस का यूज़ सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो जब आपके सेंटेंस में टाइम की बात हो रही होगी तो आप इनमें से किसी भी कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वो कौन कौन से हैं, व्हेन यानी जब, व्हेनेवर जब कभी, आफ्टर के बाद, बिफोर से पहले, टिल तक, अनटिल तक नहीं, एज सून एज ज्यों ही, जैसे ही, जिसका मतलब होता है। और इसी का निगेटिव है नो सूनर, डॉट डॉट देन। इनका भी यूज़ आप टाइम को शो करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि डॉक्टर आया और पेशेंट मर चुका था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग बिफोर या आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिफोर का यूज़ करेंगे, बिफोर लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब लिखेंगे। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको कि जो काम पहले हो चुका है यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, उसे हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर द पेशेंट। तो पेशेंट मर चुका था, ये काम पहले हो चुका है तो इसे हम पहले लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिफोर, और फिर उसके बाद में जो काम बाद में हुआ है उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। तो बिफोर लिखा और हम लोग लिखेंगे द डॉक्टर केम। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस इस तरह से कंबाइंड हुआ। ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो जब आप लोगों ने ये टेंस पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आफ्टर और बिफोर का यूज़ करते हैं, जब बिफोर का यूज़ करते हैं तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है, जो एक्शन पहले होता है, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि बिफोर का यूज़ करें तो कैसे लिखेंगे और आफ्टर का यूज़ करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे। तो बिफोर और आफ्टर का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर एक काम पहले हो रहा होगा और दूसरा काम उसके बाद में होता है। नेक्स्ट है द थीफ सॉ द पुलिस, ही रैन अवे एट वंस। कि
चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे एट वंस, और वो तुरंत ही भाग गया। तो यहाँ पर भी टाइम की ही बात हो रही है कि जिस समय उसने देखा वो तुरंत ही भागा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंस के बीच में टाइम गैप बहुत कम है। ये दोनों एक्शन जो हैं वो लगभग एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं, क्योंकि चोर जैसे ही पुलिस को देखेगा वो वैसे ही भागेगा। तो ऐसे केस में हम लोग एज सून एज, नो सूनर का यूज़ कर सकते हैं, और व्हेन का भी यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो जब टाइम गैप बहुत कम हो तो आप लोग एज सून एज या नो सूनर डॉट डॉट देन का वहाँ पे यूज़ करें, या तो फिर आप व्हेन का भी यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे? देखिए, जब एज सून एज से लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एज सून एज, और उसके बाद में जो एक्शन पहले हुआ होता है, मतलब कि थीफ ने, चोर ने पुलिस को देखा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे एज सून एज द थीफ। तो हम लोग ने इसे ऐसे लिख लिया, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा। और उसके बाद में प्रिंसिपल क्लॉज लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे ही रैन अवे। अब एट वंस हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे एज सून एज लिखा ही है, तो ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से कंबाइंड हो गया। अब ये सेंटेंस जो है वो नो सूनर से भी बनाया जा सकता है। तो जब हम नो सूनर का यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नो सूनर का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, नो सूनर का यूज़ करते समय सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं नो सूनर, और उसके बाद में हम लोग जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन को देख लेते हैं वो किस टेंस में है। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो सूनर आपने लिख लिया, इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इस टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब हम यहाँ पे डिड लिख लेंगे, और कोई और टेंस होता तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखते। तो जब नो सूनर का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले नो सूनर और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, द थीफ। नो सूनर डिड द थीफ, और उसके बाद में अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब। अब यहाँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन अब ये सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है तो और डिड लगा है, तो अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज़ करेंगे और लिखेंगे सी। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस। तो इस तरह से आपका बन गया, सबसे पहले नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिखा जाता है। फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में क्या लिख लेंगे, ही रैन अवे। सो स्टूडेंट्स, जब आप लोग नो सूनर का यूज़ करें तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही होगा, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज से पहले देन का यूज़ होगा, और नो सूनर के तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अब इस सेंटेंस को व्हेन का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। कैसे? ऐसे लिखेंगे, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस, कॉमा ही रैन अवे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, कि उसने अपना काम पूरा किया या समाप्त किया। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, और मैं तब तक उसका इंतज़ार करता रहा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तक का मीनिंग आ रहा है, तो आप टिल या अनटिल दोनों में से किसी का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, अनटिल जो है वो आपका क्या है, एक निगेटिव कंजंक्शन है, तो जब आप अनटिल का यूज़ करते हैं तो वो मीनिंग निगेटिव देता है। तो दोनों में से किसी भी कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए इसे कंबाइन करते हैं। अब इसमें क्या दिया है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, और तब तक जो है मैं उसका इंतज़ार करता रहा। तो ऐसे लिखेंगे, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे टिल, और टिल के बाद में लिखेंगे ही फिनिश्ड, जब तक उसने अपना काम पूरा किया। मैं उसका इंतज़ार करता रहा उसके अपना काम समाप्त करने तक, टिल ही फिनिश्ड। तो इसी सेंटेंस को हम लोग अनटिल से भी बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, टिल की जगह बस हमें यहाँ पे क्या करना है, अनटिल का यूज़ करना है, तो आपका सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। आई केप्ट, तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से कंबाइंड हुआ।
आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम अंटिल ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसका मीनिंग क्या निकला? मैं उसका इंतज़ार करता रहा जब तक कि उसने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया। तो ये निगेटिव मीनिंग देने लग जाता है। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है कि उसके काम समाप्त करने तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है वो अपने वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था? तो ये वर्ब जो है आपकी हैड डाइड, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से एज सुन एज द थीव सॉ द पुलिस, की जो ही चोर ने पुलिस को देखा तो क्या हुआ? रैन अवे। तो ये रैन जो है इस वर्ब को ये आपकी क्लॉज मॉडिफाई करे, यानी कि ये आपका क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है? जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो आप इनमें से किसी भी कंजंक्शन का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम के कंजंक्शंस थे। ये मैंने कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की इसमें कोशिश की है कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन सारे कंजंक्शंस एक ही वीडियो में कवर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम लोग सारे कंजंक्शन को एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सो बाकी के कंजंक्शंस जो हैं हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें रेगुलर ग्रामर के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।